गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं बच्चों सीधा क्लास की तरफ। तो आज की क्लास का हमारा टॉपिक होने वाला है नोटिस राइटिंग, जो कि बच्चों आपके राइटिंग पोर्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होगा एग्जाम में। ठीक है, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि नोटिस क्या होता है। नोटिस के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। A notice is a formal means of communication। ठीक है, एक फॉर्मल तरीका है कम्युनिकेट करने का। The purpose of notice is to announce or display information to a specific group of people। नोटिस का पर्पस या फिर उद्देश्य क्या होता है कि किसी को इंफॉर्मेशन बताना, अ पर्टिकुलर ग्रुप या फिर स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल को अगर आपको अपनी इंफॉर्मेशन डिलीवर करनी है। नोटिसेस आर जनरली meant to be pinned up on specific display boards whether in schools or in public places। जो नोटिसेस होते हैं उनको हमेशा किसी स्पेसिफिक बोर्ड पे ही पिंड किया जाता है, चाहे फिर बात स्कूल्स की हो या फिर किसी पब्लिक प्लेस की हो। नोटिसेस इशूड बाय द गवर्नमेंट अपीयर इन द न्यूज़पेपर। हालांकि ये बात अलग है कि जो नोटिसेस सरकार जारी करती है वो कहाँ पे आते हैं, वो देखने को मिलते हैं हमें न्यूज़पेपर्स में, अखबार में हमें देखने को मिलते हैं। तो ये बेसिक डेफिनेशन थी किसकी, नोटिसेस की। आपको थोड़ा बहुत अंदाजा लग गया हो कि नोटिसेस होते कहाँ हैं और कब कब हम नोटिसेस लिखते हैं। अब चलते हैं बच्चों डायरेक्ट नोटिस के फॉर्मेट के बारे में कि नोटिस का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। और ये फॉर्मेट अगर आपको याद है तो इसी के बेसिस पे आपको देखो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आ सकते हैं, हेडिंग्स आ सकती हैं नोटिस लिखने के लिए। लेकिन अगर आपको फॉर्मेट पता है, ठीक है, लिखना किस तरीके से है ये पता है, तो आप चाहे किसी भी टॉपिक पे नोटिस आ जाए आप लिखने के काबिल हो सकेंगे। तो देखते हैं। A notice should be written in the following format. Number one, the name of the organization issuing the notice। मैं साथ के साथ आपको नोटिस भी दिखाता हूं ताकि हम पॉइंट्स के साथ नोटिस को भी डिस्कस कर लें। तो सबसे पहले क्या आएगा बच्चों, सबसे पहले आएगा नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या फिर उस ऑफिस का जो कि ये नोटिस जारी कर रही है, उस ऑर्गेनाइजेशन या उस ऑफिस का नाम सबसे पहले आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट जो टाइटल है हमारा नोटिस, उसको लिखेंगे हम यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के नाम के नीचे नोटिस। क्लियर है, सेकंड पॉइंट। थर्ड आएगा अ हेडिंग टू इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट ऑफ द नोटिस। अब आपका जो नोटिस है उसकी एक हेडिंग तो होगी, ठीक है, कि किस बारे में ये नोटिस लिखा जा रहा है, तो उसी हेडिंग को आपको लिखना है थर्ड थर्ड प्लेस पे। फर्स्ट प्लेस पे नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फिर नोटिस, फिर उसके बाद हेडिंग, अपने नोटिस की हेडिंग। ठीक है। और द डेट, डेट लिखनी है आपको लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे। ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं जहां आपने नोटिस लिखा हुआ है ठीक उसी लाइन में लेफ्ट साइड में आप क्या लिखेंगे, डेट लिखेंगे। उसके बाद आती है बच्चों आपका बॉडी ऑफ द नोटिस, यानी कि नोटिस में आप क्या क्या चीजें लिखने वाले हैं वो हम आगे आगे पढ़ेंगे कि नोटिस हमें किस प्रकार से लिखना है। ठीक है, वो बॉडी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ये बेसिक फॉर्मेट की बात हो रही है यहाँ पे। और लास्ट में आप लिखेंगे सिग्नेचर, उस इंसान का सिग्नेचर जो कि नोटिस को लिख रहा है, नोटिस जारी कर रहा है, उसका नाम और डेजिग्नेशन, यानी कि वो अभी किस पद पे है, किस पद पे वो इस नोटिस को लिख रहा है। इतना क्लियर है बच्चों। ठीक है, एक बार देख लीजिए आप इसको, नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं आपको थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, आप नोट कीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। आई होप बच्चों आप लोगों ने ये फॉर्मेट नोट कर लिया है। ठीक है, अब आगे बढ़े। तो अब देखते हैं कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर। नोटिस लिखते वक्त आपको इन पॉइंट्स के बारे में ध्यान रखना है, इनको अपने दिमाग में रखना है। पहला पॉइंट कहता है अ वेल रिटन नोटिस मस्ट इन्फॉर्म द रीडर्स अबाउट दी 5 Ws। एक अच्छा नोटिस रीडर्स को, रीडर्स यानी कि जो उसे पढ़ने वाले हैं, उस नोटिस को पढ़ने वाले हैं, उनको 5 Ws के बारे में बताता होना चाहिए। ठीक है, अब वो 5 Ws क्या है, आइए चलते हैं एक एक करके उनको देख लेते हैं। पहला W क्या कहता है,
फर्स्ट डब्ल्यू सेज दैट व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ठीक है, यानी कि क्या होने वाला है, ठीक है। नोटिस में आप किस लिए नोटिस लगा रहे हैं ना, किसी रीजन से लगा रहे हैं, तो वो रीजन बताना है कि क्या होने वाला है, ठीक है। तो पहला डब्ल्यू तो ये हो गया, मतलब इवेंट के बारे में बताना है कि ये इवेंट है, इसका नोटिस लगा है। क्लियर है पहला पॉइंट, पहला डब्ल्यू क्लियर है आपको। नेक्स्ट देखिए, वेयर इट विल टेक प्लेस, ठीक है, क्या इवेंट है ये आपने बता दिया। अब ये इवेंट होने कहाँ वाला है, व्हाट इज द वेन्यू, जगह, जगह बतानी है, ठीक है, उसको आप कह सकते हैं वेन्यू। तो वेयर इट विल टेक प्लेस ये आपका हो गया सेकंड डब्ल्यू। थर्ड पे चलते हैं, व्हेन इट विल टेक प्लेस, दैट इज द डेट एंड टाइम, ठीक है, आपने बता दिया कि इवेंट क्या है, ठीक है, कहाँ होने वाला है, वेन्यू आपने बता दी। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आप ये बताएं कि ये कब होगा और किस वक्त पे होगा, ठीक है, समय क्या रहेगा। थर्ड डब्ल्यू हो गया बच्चों। फोर्थ है हु कैन अप्लाई और हु इज एलिजिबल फॉर इट, ठीक है। अब इस इवेंट में आने के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है, ठीक है, कौन कौन एप्लीकेबल है और कौन एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, ये पता होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एज लिमिट, कोई ऐसा इवेंट है जहां पे कि 10 साल से नीचे के बच्चे नहीं हो सकते, तो हमें एज लिमिट भी बताना जरूरी है कि हाँ ये लोग एप्लीकेबल हैं, ये लोग आर एलिजिबल टू कम इन दिस इवेंट, ठीक है, आपने एलिजिबिलिटी बता दी। फोर्थ डब्ल्यू भी हो चुका है। अब आते हैं हमारे लास्ट डब्ल्यू पे, दैट इज फिफ्थ डब्ल्यू, होम टू कॉन्टैक्ट और अप्लाई टू, दैट इज द इशूइंग अथॉरिटी, ठीक है। ये सारी चीजें आपने बता दी। अब मान लीजिए कोई इंसान एलिजिबल है, ठीक है, उसे आपने बता दिया किस जगह पे हो रहा है, कब हो रहा है, ठीक है, इवेंट किस बारे में है, सब कुछ बता दिया, और इवन वो एलिजिबल भी है आने के लिए, लेकिन वो आएगा कैसे, किससे कांटेक्ट करेगा वो वहां आने के लिए, है ना। मान लीजिए कोई दे इज सम फीस, वो फीस किसको सबमिट करे और आगे के डिटेल्स कहाँ से ले, तो वो आपको बताना है कि ये पर्सन है, उसके ये कांटेक्ट डिटेल्स हैं, आप इससे कांटेक्ट कीजिए और पता कीजिए फर्दर इंफॉर्मेशन के बारे में, ठीक है। उसको कह सकते हैं हम इशूइंग अथॉरिटी। जो ये नोटिस इशू कर रहा है, जो ये नोटिस जारी कर रहा है, उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो आपको सारी डिटेल्स, फर्दर डिटेल्स बताता रहे, गाइड करता रहे। तो ये कुछ पॉइंट थे, पहला पॉइंट हमारा यहाँ पे क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, ओनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स शुड बी रिटन, ठीक है। अब ये नोटिस है, इसमें क्या होता है, इसमें होती है वर्ड लिमिटेशन, क्योंकि जो नोटिस है बेसिकली अगर आप उसको नोटिस बोर्ड पे लिख रहे हैं तो नोटिस बोर्ड में बहुत सारी चीजें होती हैं, तो आपका नोटिस इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि वो बहुत सारी स्पेस ऑक्यूपाई कर ले आपके नोटिस बोर्ड की। क्लियर है। और दूसरी चीज, अगर आप नोटिस, आपका जो नोटिस है वो अगर न्यूज़पेपर में आने जा रहा है, तो न्यूज़पेपर में क्या होता है, पर वर्ड का क्या चार्जेस होते हैं, ठीक है। तो अगर आप बहुत ज्यादा कह सकते हैं राम कथा लिख देंगे तो फिर आपका बहुत ज्यादा चार्जेस आपको देने पड़ सकते हैं। क्लियर है बच्चों। इसलिए हमारा जो नोटिस है वो उसमें सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने, फालतू की बकवास नहीं लिखनी है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, एओडी, दैट इज एनी अदर डिटेल गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। और ईओडी भी बतानी है, जो जो डिटेल्स क्वेश्चन में गिवन है आपको उन डिटेल्स के बारे में तो बताना ही है। लेकिन फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई एक ऐसी डिटेल है जो आपको लगता है कि क्वेश्चन में गिवन नहीं है लेकिन ये बताना जरूरी हो सकती है, और या फिर अगर आप उस डिटेल को मेंशन कर देते हैं तो जो उससे एग्जामिनर होगा, क्योंकि आप तो ये अपने एग्जाम में लिख के आने वाले नोटिस, तो कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसे देख के एग्जामिनर खुश हो सकता है, उसे लग सकता है कि हाँ इस बच्चे को लैंग्वेज का थोड़ा अच्छा नॉलेज है, वो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दे सकता है, तो आप ऐसी डिटेल भी लिख सकते हैं। यही इस पॉइंट में बताया गया है कि वन इज फ्री टू ऐड एनी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन नॉट इंक्लूडेड इन द क्वेश्चन। अगर जो डिटेल्स क्वेश्चन में गिवन है वो तो आपको डालनी ही है, बट लिमिटेड वर्ड्स में। दूसरा, आप ऐसी इंफॉर्मेशन भी दे सकते हैं बट वो रेलिवेंट होनी चाहिए, ठीक है। इट शुड बी रेलिवेंट, रेलिवेंट का मतलब है वो जरूरी होनी चाहिए, ये नहीं कि आप इररेलिवेंट फालतू की चीज इंफॉर्मेशन डाल रहे हो, ठीक है, तो आप वो डाल सकते हैं। The sentences should be short and grammatically accurate, sorry। जो आपके सेंटेंसेस हैं वो बहुत लंबे सेंटेंसेस नहीं लिखने, ठीक है, यानी लंबे लंबे सेंटेंसेस लिख रहे हो ऐसा नहीं करना है, शॉर्ट सेंटेंसेस लिखने, ग्रामेटिकली करेक्ट होने चाहिए वो, ठीक है।
एक्यूरेट मीन्स करेक्ट होने चाहिए, ठीक। ग्रामर की एरर नहीं होनी चाहिए, इस बात का भी आप ध्यान रखें। ये नहीं कि आप सोचेंगे कि अच्छा ठीक है शॉर्ट में लिखना है तो हम कुछ ग्रामर वगैरह का ध्यान नहीं देते, नहीं, ग्रामर का आपको प्रॉपर ध्यान देते हुए ही आगे बढ़ना है। ठीक है, आप इतने पॉइंट्स फिलहाल बच्चों एक बार देखिए, हैव अ लुक एट देम, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपको इसके लिए थोड़ा सा वक्त देता हूँ। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दे शुड बी इन द पैसिव वॉइस एज फार एज पॉसिबल। कोशिश करेंगे कि उसको पैसिव वॉइस में यूज करें, ठीक है, एक्टिव एक्टिव वॉइस ना यूज करते हुए पैसिव वॉइस का यूज करें, इसका कोशिश करें। द नोटिस शुड बी प्रेजेंटेड विद इन अ बॉक्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो हमारा नोटिस होगा वो हमेशा विद इन द बॉक्स ही रहेगा, ठीक है। अगर आप बॉक्स नहीं बनाते हैं बाहर से तो उसका हाफ मार्क कट हो जाता है, याद रखना इस बात को, आधा नंबर आपका कट जाएगा बच्चों, ठीक है। द वर्ड लिमिट फॉर अ नोटिस इज 40 टू 50 वर्ड्स, ठीक है, 40 टू 50 वर्ड्स का ही आपका नोटिस आएगा और आपको उसी के अंदर उसको फिट करना है। इंफॉर्मेशन गिवन इन अ नोटिस मस्ट बी क्लियर एंड शुड नॉट कॉज एनी मिसअंडरस्टैंडिंग और कंफ्यूजन, ठीक है। जो इंफॉर्मेशन आप नोटिस में दे रहे हैं वो कैसी होनी चाहिए, एकदम क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। जो मैसेज आप देना चाहते हैं ना, कि जिस इवेंट के बारे में बता रहे हैं कि अच्छा ये इवेंट है और इस तारीख को है, इस डेट पे है, और ये जो भी इंफॉर्मेशन आप देते हैं वो कैसी होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। ये नहीं होनी चाहिए कि कभी आपने कुछ और बात कर दी, फिर आप अपने टॉपिक से भटक गए, आपने कुछ इररेलेवेंट पॉइंट्स लिख दिए और फिर आप फिर से टॉपिक पे आ रहे हो, तो इतना लंबा चौड़ा हो जाएगा वो, और साथ ही साथ आपका जो मेन जो टॉपिक है आप उससे भटक जाएंगे, तो वो नहीं करना है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन को एकदम क्लियर कट रखना है। A notice must be catchy and appealing. It should attract the reader's attention at once. जो आपका नोटिस है वो थोड़ा कैसा होना चाहिए, आई कैचिंग होना चाहिए, मतलब कोई देखे अगर तो वो मतलब ये ना करे कि इग्नोर कर दे, टीचर अगर देख रहा है तो इग्नोर ना करे, उसको देख के लगे कि हाँ किसी ने कुछ अच्छा सा बढ़िया सा नोटिस लिखा है। तो इस प्रकार से आपको एक तो हैंडराइटिंग का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। हैंडराइटिंग का ध्यान रखिए, नीट एंड क्लीन लिखिए, प्रॉपर बॉक्स बनाइए लाइनिंग से, और वो भी स्केल का यूज करके, रूलर का यूज करके आप लाइनिंग बनाएंगे। ये ऐसे नहीं कि बिना रूलर के ही लाइन बना दी है वहां पे, ठीक है। और हाँ ये सारी चीजें हैं, इनका ध्यान रखिएगा, ठीक। और हाँ, और जो लैंग्वेज आप यूज करेंगे, जो लैंग्वेज आप यूज करेंगे वो कैसी होनी चाहिए, थोड़ी इट शुड नॉट बी एन एवरेज लैंग्वेज। उससे बेटर कोशिश करें कि कुछ अच्छे वर्ड्स का चुनाव करें लिखते वक्त, ठीक है, अट्रैक्टिव वर्ड्स का। Increase the visual appeal of your notice by using bold letters, catchy slogans, striking words and phrases। देखो जो मैं बोल रहा था वही बात नेक्स्ट पॉइंट में आ गई है कि अपनी जो आपका नोटिस है उसकी विजुअल अपील, विजुअल अपील मतलब वो दिखने में कैसा लग रहा है, ठीक है। टीचर की आंखों में वो अच्छे से दिखना चाहिए, उनको पसंद आना चाहिए देखने में कि हाँ, और उसको अच्छा बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आप बोल्ड लेटर्स यूज कीजिए, जो जैसे मान लीजिए कोई इंपॉर्टेंट वर्ड है ना, आपने कोई एक अच्छा सा वर्ड लिख दिया और आप चाह रहे हैं कि टीचर उस पर ध्यान दे, तो आप क्या करेंगे, उसको बोल्ड लेटर्स में लिखेंगे, कैपिटल वर्ड्स में लिखेंगे, ठीक है। कुछ अच्छा सा स्लोगन डाल देंगे, इसलिए स्लोगन्स याद करके रखा कीजिए, बहुत सारे स्लोगन्स याद करके रखा कीजिए, और जब आपको लग रहा है ना कि इस टॉपिक पे ये स्लोगन फिट हो रहा है तो स्लोगन को वहां पे कॉपी पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। इसलिए स्लोगन्स याद रखा कीजिए इंग्लिश में। स्ट्राइकिंग वर्ड्स, मैं इसलिए बोलता हूँ बार बार बच्चों को कि अपनी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है, अपनी वोकेबलरी, अच्छी वोकेबलरी बना के रखो। उसके लिए आप डिक्शनरी का यूज कीजिए, जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं उसको एक डायरी मेंटेन कीजिए, उस डायरी में डिफिकल्ट वर्ड्स लिखिए, साथ ही साथ उनका मीनिंग लिखिए, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, ताकि और रोज 5 वर्ड्स याद कीजिए ताकि आपकी वोकेबलरी अच्छी होती रहे और उन वर्ड्स का यूज आप सेंटेंसेस में कर पाए, ठीक है, सो दैट यू आर एबल टू यूज दोस वर्ड्स इन योर सेंटेंसेस और डेली यूजेस, ठीक है। इस तरीके से आप अपने नोटिस को बेहद ही खूबसूरत बना सकते हैं, जो कि टीचर को देखने में अच्छा लगे। लास्ट है, स्टैंडर्ड एब्रिविएशंस आर अलाउड। एब्रिविएशंस का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म्स, ठीक है। जो स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म्स है सिर्फ वही यूज करनी, ये नहीं कि आपने वर्ड लिमिट कम करने के लिए हर चीज का
हर चीज को शॉर्ट फॉर्म में लिखने लग गए, नहीं। जो स्टैंडर्ड है सिर्फ और सिर्फ हम डिस्कस करेंगे, वहां मैं आपको बता दूंगी कौन कौन से स्टैंडर्ड है, वही आपने यूज करने हैं। यहाँ तक क्लियर है बच्चों ये पॉइंट्स? एक बार आप इन पॉइंट्स को देखिए, गो थ्रू हो कीजिए और फिर हम आगे। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मूव अहेड। एक बार देख लीजिए मार्किंग स्कीम, मतलब मार्क्स किस बेसिस पे मिलते हैं यहाँ पे आपको नोटिस में। 2 नंबर है आपके, जो मैंने बताया था नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिखने के सबसे ऊपर लिखेंगे आप, उसके बाद आप नोटिस लिखेंगे और उसके बाद जो आप हेडिंग और डेट लिखेंगे, ठीक है। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नोटिस जो आप लिखते हैं सेकंड नंबर पे, फिर थर्ड नंबर पे आप हेडिंग लिखते हैं और लेफ्ट साइड में जो आप डेट लिखते हैं, ये 4 चीज लिखने के आपके हैं बच्चों 2 नंबर, ठीक है। और जो आप लास्ट में नेम और डेजिग्नेशन लिखेंगे उसका है हाफ मार्क। और प्लेसिंग द नोटिस विद इन अ बॉक्स, जो मैंने बताया था पहले कि अगर आप नोटिस को बॉक्स में डालते हैं तो उसका भी है हाफ मार्क। और जो बची आपकी कंटेंट एंड लैंग्वेज, जो बॉडी ऑफ द नोटिस है ना, जो बीच में आप कंटेंट लिखने वाले हैं, उसका भी है 2 मार्क, ठीक है। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि देखो ये वाला मार्क, ये वाला मार्क, ये वाला मार्क, 3 मार्क तो आपकी एकदम कह सकते हैं फ्री के मार्क है, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं करना, वो तो आपके पक्के बन रहे हैं। बात है, खेल है सारा इन 2 नंबर का, जो आप कंटेंट से या लैंग्वेज से चुराएंगे। तो यहाँ पे देखो जिसकी ज्यादा अच्छा कंटेंट होगा, जिसने ज्यादा अच्छी लैंग्वेज यूज करी होगी, वो यहाँ पे 5 आउट ऑफ 5 भी ला सकता है, 5 आउट ऑफ 4.5 या फिर 4 भी ला सकता है, ठीक है। और जो बिल्कुल ही गंदी लैंग्वेज लिखेगा तो उसके 2 नंबर पूरे भी नहीं जाएंगे, आधा 1 नंबर तो मिलेगा, आधा नंबर तो मिलेगा ही फिर भी, ठीक है। तो नोटिस एक ऐसी चीज है, इसीलिए मैं आपको ये सिखा रहा हूँ। ये है मार्क्स स्कोरिंग चीज है, ये राइटिंग पोर्शन जो होता है बच्चों आपका इंग्लिश का, ये उसमें मार्क्स स्कोरिंग चीज है। यहाँ पे आप इजीली से मार्क्स ला सकते हैं। तो देखते हैं अब नोटिस पे आते हैं, ठीक है। ये कह रहा है, फिर से देखो वो बात रिपीट कर रहा है, एडरेंस टू द वर्ड लिमिट इज इंपॉर्टेंट। मतलब जो ये वर्ड लिमिट दी गई है 40-50 वर्ड्स की, तो इस पे टिके रहना, इससे ऊपर ना बढ़ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इफ द कैंडिडेट एक्सीड्स द वर्ड लिमिट बाय 2 और 3 वर्ड्स, अगर आप वर्ड लिमिट से 2-3 वर्ड भी ऊपर गए तो आपका कितना मार्क कट जाएगा? आधा नंबर कट जाएगा, ठीक है बच्चों, ध्यान देना इस बात को। ये आप सिर्फ 2-3, जैसे 50 की वर्ड लिमिट है मान लीजिए, और आप 53 वर्ड्स लिख देते हैं तो आपका आधा नंबर गया। और अगर 4 से ज्यादा वर्ड लिख देते हैं तो पूरा का पूरा 1 नंबर गया, ठीक है। तो इसलिए हमें कोशिश करनी है कि जो हमारी वर्ड लिमिट हो 40 to 50 के बीच में हो, 50 से एक वर्ड भी ऊपर नहीं जाना चाहिए, और कभी बिल्कुल 50 भी लेके मत चलना, क्योंकि कभी ऐसा हो सकता है मान लीजिए आपसे काउंटिंग में गलती हो गई, आपने उसको 50 काउंट किया, लेकिन एग्जामिनर के लिए वो आ गए 53-54, ठीक है। कुछ वर्ड्स आपने मिस कर दिए या फिर आपको लगा शायद इनको काउंट नहीं करना होगा, और वो भी एक आपने एक ही काउंट किया, वो 2 काउंट हो रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी गलती ना करें, कोशिश करें कि अपना 40 to 50 के बीच में ही रखें, ठीक है, 50 तक भी ना पहुंचे। अब देखिए ये आ गया है आपका कुछ वैल्यू पॉइंट्स, कि अगर नोटिस हमारा किसी मीटिंग के बारे में है, ठीक है, किसी मीटिंग के बारे में हमें इन्फॉर्म करना है, उसके लिए नोटिस लगाना है, तो वो कैसा होगा? सबसे पहले मीटिंग लिखा जाए, मीटिंग होगा वहाँ, ठीक है, मीटिंग के बारे में बताएंगे क्या मीटिंग है, डेट टाइम वेन्यू रहेगा, ठीक है, डेट है, इस टाइम पे होगा, इस जगह पे होगा, एजेंडा क्या है उस मीटिंग का, पर्पस क्या है, ठीक है, हु टू अटेंड, कौन कौन अटेंड करेगा, और जिसको अटेंड करना है किससे कॉन्टेक्ट करे, ठीक है। ये सारी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस वहां पे दी जाए। क्लियर है बच्चों? एक बार नोट कर लीजिए मीटिंग वाला, फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट नोटिस की तरफ। आई होप ये क्लियर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अब नेक्स्ट नोटिस की तरफ। आई होप आपने मीटिंग वाला जो नोटिस था, इसका जो फॉर्मेट है वो कॉपी कर लिया होगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट नोटिस की तरफ, जो कि है
लॉस्ट एंड फाउंड। इससे पहले हमने पढ़ा था कोई मीटिंग है, ठीक है, आप मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो उसके लिए आप लिख सकते हैं। जैसे मीटिंग का क्या हो सकती है, एक स्कूल में स्टाफ मीटिंग हो सकती है, ठीक है। अगर आप एक स्पोर्ट्स किसी स्पोर्ट्स अपने स्कूल में स्पोर्ट्स क्लब के वो है प्रेसिडेंट है, तो भी आप मीटअप कर सकते हैं, मीटिंग कर रख सकते हैं किसकी, जितने भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स से रिलेटेड हेड है, जैसे क्रिकेट का जो हो गया और डिफरेंट स्पोर्ट्स के जो है उनकी मीटिंग रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मीटिंग का नोटिस होता है। अब ये आ जाता है लॉस्ट एंड फाउंड का नोटिस। लॉस्ट एंड फाउंड कब होता है, या तो अगर कोई चीज खो गई है, ठीक है, तो ये बताने के लिए कि हाँ मेरी ये चीज खो गई है और अगर किसी को मिलती है तो प्लीज मुझे वापस दे दे, उसके लिए आप नोटिस लगा सकते हैं। या फिर अगर आपको कोई चीज खोई हुई चीज मिली है तो आप नोटिस लगा सकते हैं कि हाँ ये चीज मुझे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो फिर स्कूल हो, ऑफिस हो या फिर कुछ भी हो, ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, वहां पे आप लॉस्ट एंड फाउंड का नोटिस लगा सकते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं उसका फॉर्मेट। तो सबसे ऊपर क्या होगा बच्चों, देखो वो चीज तो आएगी, क्या, जो आपका नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो आएगा, नोटिस फिर आप लिखेंगे, ठीक है, और लेफ्ट साइड में आप डेट लिखेंगे। लेकिन ये उसके बाद की चीज है, ठीक है, ये हेडिंग है, ये हेडिंग आएगी लॉस्ट एंड फाउंड। उस वैसे ही सेम इसमें भी बच्चों नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आएगा, उसके नीचे आप नोटिस लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में आप डेट लिखेंगे, फिर आएगी हेडिंग मीटिंग। क्लियर है, तो यहाँ पे हेडिंग लिख दी लॉस्ट एंड फाउंड। अब आप बताइए अपने उसमें जो आपका कंटेंट है ना उसमें बताइए, ज्यादा वो नहीं लिखना है, सिर्फ कट टू कट बात करनी है। आर्टिकल लॉस्ट और फाउंड, कौन सा आर्टिकल या तो खोया है या फिर मिला है, उस सामान के बारे में बताइए, उसकी स्पेसिफिकेशंस दीजिए, कब मिला या कब खोया, डेट, ठीक है, डेट मेंशन कीजिए, टाइम, किस वक्त खोया या किस वक्त मिला वो मेंशन कीजिए, प्लेस, किस जगह पे खोया या किस जगह पे मिला वो मेंशन कीजिए। फिर आता है आइडेंटिफिकेशन मार्क, कि किसी को अगर आपकी खोई चीज मिली है तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करें कि हाँ ये इसी की है, तो आप उसमें कुछ आइडेंटिफिकेशन मार्क बताएंगे। जैसे कि मेरा वॉलेट खो गया है तो मैं क्या कहूंगा कि ये वॉलेट कैसा है, ब्राउन कलर का है और उसमें पीछे के साइड से एक हल्का सा कट लगा हुआ है, ठीक है, तो ये उसका आइडेंटिफिकेशन मार्क हो गया। तो आइडेंटिफिकेशन मार्क बताएंगे और फिर कंटेंट्स लिखेंगे कि हाँ ठीक है, ये उस वक्त वहां पे खो गया था, इस जगह पे मैं था, मैं ऐसे जा रहा था और वो वहां पे खो गया, अगर किसी को मिलता है तो प्लीज मुझे वापस दें और जो मुझे वापस देगा मेरी चीज उसको मैं कुछ रिवॉर्ड अपनी तरफ से दूंगा। ये लिखना जरूरी होता है, ठीक है। जब हम लॉस्ट एंड फाउंड का नोटिस पढ़ेंगे तो वहां पे आई विल शो यू कि वी एट द एंड वी राइट दिस लाइन दैट whoever returns me this thing, XYZ thing, I will definitely reward him a good any gift or any amount, ठीक है, आप उसको रिवॉर्ड करेंगे। और लास्ट में whom to contact, ठीक है, कि अगर आपको मिल जाती है तो आप किससे कांटेक्ट करें, एंड व्हेन एंड वेयर टू कांटेक्ट, और कब और कहाँ पे कांटेक्ट करें। तो ऐसा कुछ होता है बच्चों हमारा लॉस्ट एंड फाउंड का नोटिस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस है। तो इसको आप नोट डाउन कीजिए, आई एम गिविंग यू सम टाइम टू नोट इट डाउन। आई होप बच्चों आपने नोट डाउन कर लिया है। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट नोटिस। अब ये नोटिस जो है हमारा वो है किसी इवेंट के बारे में, ठीक है। मान लीजिए आपको कोई इवेंट हो रहा है उसके बारे में आपको नोटिस पब्लिश करना है, नोटिस इशू करना है, तो आप किस फॉर्मेट में करेंगे। तो आप वही फिर नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और नोटिस आपका रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड में आपकी डेट रहेगी, फिर आप लिखेंगे इवेंट, ठीक है, हेडिंग जो रहेगी आपकी वो होगी इवेंट, ठीक, वो इवेंट कुछ भी हो सकता है वो आप लिख देंगे। फिर आप इवेंट का नेम दे सकते हैं, ठीक है, कि किस बारे में, क्या किस नाम से है वो इवेंट, ठीक है, डेट कब है, ओकेजन किस ओकेजन पे है। जैसे मान लीजिए कोई सेलिब्रेशन है तो आप लिख सकते हैं ये इवेंट है, होली सेलिब्रेशन है, दिवाली सेलिब्रेशन है, उस पे ये इवेंट है। या फिर कोई कॉलेज का इवेंट है, फ्रेशर्स का इवेंट है, ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। टाइम बता दीजिएगा, ठीक है, टाइम किस जगह पे किस टाइम पे है, वेन्यू किस जगह पे हो रहा है आपका इवेंट, एलिजिबिलिटी इसमें कौन कौन एलिजिबल है। जैसे मान लीजिए अगर आप सोसाइटी में कोई होली सेलिब्रेशन का
इवेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें एलिजिबल कौन होंगे? सिर्फ ओनली दोज पीपल हु आर रिसाइडिंग इन दैट कॉलोनी और वी कैन से इन दैट सोसाइटी, ठीक है। बाहर के लोग अलाउड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी के लोग ही वहां आ सकते हैं, ठीक है। तो ये एलिजिबिलिटी हो गई। लास्ट में कॉन्टेक्ट एड्रेस दे दीजिए अपना, जो कि जैसे मान लीजिए आप इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो उसका एक फी होगा, ठीक है। वो फी पे करने के लिए अपना कॉन्टेक्ट दीजिए कि इस इंसान को, इस व्यक्ति को आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और कोई अगर आपको स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, जैसे मान लीजिए कि आप होली सेलिब्रेशन का कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर आप लास्ट में ये इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि सबके सब क्या पहन के आएंगे। फॉर एग्जाम्पल जेंट्स पहनेंगे व्हाइट कुर्ता पजामा एंड फॉर गर्ल्स व्हाइट सूट या फिर व्हाइट साड़ी, ऐसा मतलब जो हमारा थीम है वो व्हाइट है, ठीक है। इस तरह की स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आप मेंशन कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि उससे आपका नोटिस और ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, ठीक है बच्चों। तो एक इवेंट वाला आप जो फॉर्मेट है इसको आप कॉपी कीजिए, फिर हम दूसरे नोटिस पे चलते हैं। हैव यू नोटेड इट डाउन स्टूडेंट्स? तो लेट्स मूव अहेड, ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है टूर्स, कैंप्स या कोई एग्जीबिशन, ठीक है। किसी टूर या किसी कैंप या किसी एग्जीबिशन के बारे में अगर आपको नोटिस लगाना है तो आप किस तरीके से लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा ऊपर ऑर्गेनाइजेशन नेम, फिर नोटिस, लेफ्ट हैंड साइड में डेट, फिर आप लिखेंगे टूर। जैसे मनाली टूर है तो मनाली टूर, अगर आप कहीं पे कैंप करने जा रहे हैं तो वहां का कैंप, या फिर कोई एग्जीबिशन लगी है जैसे ड्राइंग एग्जीबिशन या फिर बुक एग्जीबिशन, इस टाइप का आप मेंशन कर सकते हैं। ये आपकी हेडिंग हो जाएगी, ठीक है। फिर बताएंगे आप नेम एंड नेचर, एग्जीबिशन या कैंप या टूर का नाम क्या है, दूसरा उसका नेचर कैसा है। जैसे टूर अगर आपका नेचर टूर है, ठीक है, आप प्रकृति में जाने वाले हैं, प्रकृति को जानने के लिए, ठीक है, तो आप उसका नेचर बताइए कि हाँ ये इस टाइप का टूर होने वाला है। और जो एग्जीबिशन है, मान लीजिए वो एग्जीबिशन आर्ट का एग्जीबिशन है तो आर्ट बताइए कि हाँ आर्ट एग्जीबिशन है, ठीक है, इसका नेचर बताइए। या मान लीजिए जो टूर है आपका वो एक हिस्टोरिकल टूर है आप टूर में राजस्थान जा रहे हैं, उसका नेचर बताइए कि इस टूर का क्या नेचर है। ओकेजन, ठीक है, किस ओकेजन पे हो रहा है, ठीक है। वेन्यू, किस जगह पे हो रहा है, टूर कहाँ का है या फिर एग्जीबिशन कहाँ लग रहा है। डेट कब, ठीक है, अगर मान लीजिए टूर है एक दो दिन का है तो डेट होगी मेंशन कि इस डेट से इस डेट तक आपका टूर है, या फिर एग्जीबिशन तो खैर मान लीजिए हो सकता है दो तीन दिन का एग्जीबिशन लगाओ, तो वो आप मेंशन करेंगे। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव में क्या आएगा कि इंफॉर्मेशन, इनविटेशन एंड अपील, ठीक है। इसमें आप बताएंगे कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों ये टूर किया है, ठीक है, ये टूर क्यों किया जा रहा है, या फिर ये एग्जीबिशन क्यों लगाई जा रही है। मान लीजिए साइंस एग्जीबिशन लगाई जा रही है, बच्चों को साइंस के प्रति और ज्यादा अवेयर करने के लिए और ज्यादा उनके अंदर इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए, ठीक है, ताकि बच्चे नए नए साइंस के मॉडल देखें और उनके अंदर साइंस के प्रति, विज्ञान के प्रति और ज्यादा रुझाव आए, खिंचाव आए, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव आप बता सकते हैं। उसकी आप एंट्री फी बता दीजिए, चाहे टूर है, कैंप है, एग्जीबिशन है, कि इतनी एंट्री फीस लगेगी। टाइम ड्यूरेशन बताइए इतने दिन का होगा। कॉन्टेक्ट एड्रेस देना जरूरी है, जो इशूइंग अथॉरिटी है ना, जो इस नोटिस को लिखता है, उसकी कॉन्टेक्ट डिटेल दीजिए। और लास्ट में कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है तो वो आप दे सकते हैं कि जो डूज एंड डोंट्स है। जैसे मान लीजिए टूर है तो टूर में आप ये स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि कोई भी मान लीजिए कोई अपना म्यूजिक सिस्टम लेके साथ में नहीं चलेगा, ठीक है। जो म्यूजिक सिस्टम होगा वो स्कूल का ही होगा और स्कूल की जो अथॉरिटीज हैं वो जहाँ प्ले करेंगी वहां पे ही, ऐसा नहीं कि बच्चे अपना अपना स्पीकर लेके आ रखे हैं। तो ये भी एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है जो आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ बच्चों हमारे आई गेस हमने सारे कवर कर लिए हैं, तो कुछ रहते हैं नहीं। अब हम नेक्स्ट क्लास में सीधा डिस्कस करेंगे कि नोटिस कैसे लिखे जाते हैं। हम सारे फॉर्मेट्स देख चुके हैं। तो आई होप बच्चों आज की क्लास में आपने जितना ही पढ़ा आप उसे रिवाइज करेंगे। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे बच्चों, थैंक यू।